नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गरीब माँ की कलेक्टर बेटी। आ गई महारानी घूम घाम के सैर सपाटा करके। कितनी बार कहा है कि वह बुढ़िया अब तुझे नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी दुनिया है, पता नहीं किस कोने में बैठी होगी और जिंदा होगी भी या नहीं। किसी गाड़ी के नीचे आकर दब गई होगी। बार बार समझाने पर भी तेरे माथे पर ये बात घुसती नहीं। फिर भी रोज सुबह शाम उसे खोजने के लिए निकल जाती है। अब रसोई में खाना भी बनाना है या पूरे दिन सड़कों पर आवारागर्दी करके ही निकालनी है। दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं की। वैसे भी आज मेरे मायके से मम्मी पापा भाई भाभी सब आने वाले हैं, तो सबके लिए खाना बनाना है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता नहीं रोज रोज सड़कों पर क्या खाक छानने जाती हो। भाभी, रसोई में खाना बनाना है ना, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसे अपशब्द मत बोलो। वह जहाँ भी होगी एक न एक दिन मैं उनको जरूर खोज निकालूंगी। आखिर कहाँ जाएंगी अपनी बेटी को छोड़कर। पता नहीं बुढ़िया कहाँ चली गई। अच्छा होता तू भी उसके साथ चली जाती। भाभी की बात सुन करके मनीषा कहती है, भाभी अगर मैं चली जाती तो तुम्हारे घर का काम कौन करता, खाना कौन बनाता। कम से कम मेरी वजह से आपको बैठे बिठाए बना बनाया मिल रहा है। मनीषा की बात सुनकर कामिनी के तन बदन में आग लग जाती है। कामिनी मनीषा के बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं, तुम्हारी जबान भी बहुत चलने लगी है। कैंची की तरह कचकच जबान चलाती हो। आज मैंने इसको काट न दिया तो कहना। बहुत घमंड है ना तुझे अपने ही लंबे बालों पर। आज बालों को निकाल न दिया तो कहना। भाभी, मेरे सर में लग रही है, मेरे बालों को छोड़ो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। कमरे में बैठे हुए अपने भैया को मनीषा आवाज देती है, भैया बचाओ, देखो भाभी मेरे साथ क्या कर रही है, जल्दी से बाहर आओ भैया, बचाओ। मनीषा की आवाज सुनकर कमरे से पंकज निकल कर आया। फिर कहता है, क्या है मनीषा, क्यों चिल्ला रही हो। भैया, आप देख नहीं रहे हो भाभी किस तरह से मेरे बालों को नोचे जा रही है। जल्दी से मेरे बालों को छुड़वाओ। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, अनाप शनाप जवाब दिया होगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल को पराए घर जाना है, थोड़ा सा भाभी से सहूर सीख लो, वरना ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाओगी। इतना कहकर पंकज घर से बाहर निकल गया। बड़ी मुश्किल से मनीषा कामिनी के हाथों से अपने बालों को छुड़वाती है। मनीषा के बहुत से बाल कामिनी की मुट्ठी में टूटकर बंधे रह गए। आंखों में आंसू भरकर मनीषा भाभी से कहती है, भाभी आज आपका समय है, मेरे साथ जितना भी अत्याचार करना है कर लो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं आपसे भी ताकतवर होंगी और आप देखती रह जाएंगी। आज आप मुझे पैरों की धूल बनाकर रखी हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी होगा जब आप मेरे आगे पीछे दुम हिलाकर नाचेंगी। हंसते हुए कामिनी कहती है, रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। ऐसा ख्याली पुलाव पकाने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब जाओ जल्दी से रसोई में खाना बनाओ, मेरे मायके के सभी लोग आते होंगे। मनीषा भैया भाभी के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी है। रसोई के एक कोने में बैठे बैठे बहुत देर तक रोती रहती है, अपनी माँ को याद करती रहती है। माँ, आप कहाँ चली गईं? पिछले एक हफ्ते से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही हो। माना कि आपकी थोड़ी याददाश्त कमजोर थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने घर को और अपनी बेटी को ही भूल जाएं। जहाँ कहीं भी हो माँ, जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। एक आपके अलावा मेरा इस घर में है ही कौन? आप ही थी जो मुझे समझती थी। भाभी तो वैसे भी पराई है और भैया भी
भाभी के आने के बाद बदल गए हैं। उन्हें हम दोनों की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती है। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से पता नहीं कहाँ चली गई हो। तुम्हारा बुखार ठीक हुआ भी होगा कि नहीं। दरअसल एक हफ्ते पहले मालती जी और उनकी बेटी भली चंगी अपने घर पर ही थी। मनीषा एक 20 साल की खूबसूरत लड़की है, जिसके नैन नक्श बड़े ही तीखे और बाल कमर तक लंबे हैं। कोई भी जब पहली बार मनीषा को देखता है तो देखते ही रह जाता है। जब भी कोई मनीषा की खूबसूरती की तारीफ करता है तो कामनी जल भुन जाती है। जब तक मनीषा के पिता थे तब तक घर में सब कुछ ठीक था। मनीषा बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई भी कर रही थी। भाभी को घर में आए साल भर ही बीते थे कि पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे भाभी ने अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। पूरे घर पर कब्जा कर लिया। इस बात को लेकर कभी कभी मेरी भाभी से बहस भी हो जाती थी। माँ से भी उल्टा सीधा बोलती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे भाभी कुछ भी बोल दे, लेकिन जब माँ से कुछ उल्टा सीधा बोलती थी तो मुझसे सहन नहीं होता था। कुछ दिनों से मालती जी की तबीयत ठीक नहीं थी। मनीषा ने भाई से कहा कि भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको पास के ही अस्पताल में लेकर चलो। तो भाभी ने दहाड़ते हुए कहा, अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है? बुढ़िया 80 बरस की होने को है और कितना जिएगी? जितना जीना था जी लिया। अब हम इसका कोई इलाज नहीं कराएंगे और इसके इलाज में हम एक पैसा भी खर्च नहीं करने वाले हैं। थोड़ा बहुत बुखार है, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? माँ को 104 बुखार है और आप कह रही हो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? एक माँ ही है जिनकी वजह से मुझे इस घर में अच्छा लगता है, वरना मैं इस घर को छोड़कर कब की चली गई होती। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो, इस घर को छोड़कर जाना। वैसे भी तुम्हारे लिए जल्दी से कोई लूला लंगड़ा लड़का देख करके इस घर से विदा ही कर देना है। मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक इस घर में वैसे भी झेल नहीं सकती। बहू की बात सुनकर मालती जी कहती हैं, बहू, मेरी बेटी के लिए लूला लंगड़ा क्यों देखोगी? उसके पिता उसके शादी के लिए 10-12 लाख रुपए जमा करा कर गए हैं। उन्हीं पैसों से मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगी और खूब धूमधाम से अपनी बेटी को विदा करूंगी। किसी लूले लंगड़े से नहीं, बल्कि अच्छे खानदानी लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगी। वैसे तो बुढ़िया की तबीयत खराब है, लेकिन लड़ने के लिए देखा तुरंत बोल पड़ती है। देखा पंकज, वैसे तो माँ बेटी दिन भर कहते हैं कि माँ की याददाश्त कमजोर है, उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रहता, लेकिन देखो बुढ़िया को 10 लाख अभी तक याद है। बहू बेटे दोनों ही माँ का इलाज कराने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात में कामनी पंकज के कान भरना शुरू कर देती है। देखो जी, तुम्हारे पिताजी मनीषा की शादी के नाम पर जो 10 लाख जमा करा कर गए हैं, उसकी एक फूटी कौड़ी भी मैं उन लोगों को नहीं दूंगी। पिताजी के पैसों और संपत्ति पर हमारा पूरा अधिकार है। अब हम देना चाहें ना देना चाहें, यह हमारी मर्जी है, लेकिन जब तक यह बुढ़िया हमारे साथ रहेगी तब तक तो हम उन पैसों को नहीं ले पाएंगे। ऐसा करते हैं, पहले हम बुढ़िया को ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद सोचेंगे मनीषा की शादी कहाँ करनी है और कितने पैसों में करनी है। ठिकाने लगाने का सुनकर पंकज चौंकते हुए कहता है, कामनी, तुम्हारा ठिकाने लगाने का क्या मतलब है? अरे, वैसे भी तुम्हारी माँ की याददाश्त ठीक नहीं रहती है। कल उनको हम अस्पताल के नाम पर कहीं ले चलते हैं और कहीं छोड़ आएंगे और जल्दी ही कोई
ऐरा गहरा लड़का देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे, नहीं तो यह बुढ़िया पूरे 10 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करवा देगी। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो कामनी। मैं पास के शहर में एक वृद्ध आश्रम में बात करता हूँ, उधर इस बुढ़िया को भेज दूंगा। दूसरे दिन पंकज अपनी माँ से कहता है, माँ तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहा हूँ। मनीषा खुश होते हुए कहती है, क्या सच में भैया? तो माँ को डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहे हो? चलो मैं भी माँ के साथ चलती हूँ। तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? घर पर बहुत सारे काम हैं, तुम घर पर ही रुको। ठीक है भैया, वैसे भी आज मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल है, मैं अपने कॉलेज का काम निपटा कर आती हूँ, आप माँ को दिखाकर ले आओ। पंकज मालती जी को लेकर दूसरे शहर चला जाता है, जहाँ एक वृद्धाश्रम में वह उनको छोड़ने गया है। इधर मनीषा जब कॉलेज जाने के लिए निकलती है तो कामनी उसके हाथ से किताबें छुड़ाकर फेंक देती है और कहती है, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। बहुत पढ़ाई कर ली तुमने, अब हम तुम्हारी पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। भाभी कैसी बातें कर रही हो? मेरे आज फाइनल ईयर है, मेरे 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी पढ़ाई करके तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? चुपचाप से घर के काम धाम देखो। तुम्हारे रहते मैं घर का एक काम भी नहीं करूंगी। जाओ रसोई में पहले खाना बनाओ, उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करनी है। कपड़े भी भिगाया है, उनको भी धुल देना। भाभी मैं ये सारा काम कॉलेज से आने के बाद कर दूंगी, प्लीज आप मुझे कॉलेज जाने दो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। कामिनी मनीषा की किताबों को जलाकर राख कर देती है, उसे कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा देती है। मनीषा रोती रहती है कि भाभी मुझे कॉलेज जाने दो, मेरे 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कामनी को ना तो मनीषा की खूबसूरती पसंद है, ना ही उसकी पढ़ाई लिखाई, वह दोनों से ही चलती है। कामनी दोपहर तक मनीषा के कमरे का दरवाजा नहीं खोलती है। दोपहर के 2 बजे पंकज हड़बड़ाता हुआ घर में आता है और माँ माँ कहकर चिल्लाता है। पंकज की आवाज सुनकर मनीषा खिड़की के पास आती है और कहती है, क्या हुआ भैया, माँ ठीक तो है ना? उनको डॉक्टर को दिखा तो दिया ना? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ कहाँ है? जल्दी से मेरा दरवाजा खोलो, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मनीषा एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लेती है। पंकज घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहता है, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने उन्हें अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा दिया था और मैं उनके लिए दवा खरीदने गया था। जब वापस आया तो माँ बेंच पर नहीं थी। चारों तरफ ढूंढा, कहीं भी ना दिखाई दी। 12 घंटे से अस्पताल के चारों तरफ की सड़कों को छान मारा, लेकिन माँ कहीं भी नहीं मिली। क्या कह रहे हो भैया? ऐसे माँ कहाँ जा सकती है? वह ऐसे कहीं नहीं जाती है। कामिनी कहती है, पंकज अगर माँ कहीं चली गई तो उनकी तो याददाश्त भी अच्छी नहीं है, वह घर कैसे वापस आएंगी? मनीषा माँ की गुमने की बात सुनकर कि फूट फूट कर रोने लगती है। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? माँ ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी याददाश्त कमजोर है, इसीलिए जैसा आप कहते थे वह वैसा ही करती थी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि माँ खुद से कहीं चली गई। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मनीषा देखा नहीं तुम्हारे भाई कितना घबरा रहे हैं, माँ के लिए कितना रो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वह सिर्फ तुम्हारी ही माँ है? पंकज की भी तो माँ है। मनीषा अपने सर का दुपट्टा लेकर तुरंत ही अस्पताल के आसपास की सड़कों को छानने लगती है, कहीं उसकी माँ दिख जाए, कहीं उसकी माँ नजर आ जाए। लेकिन उसकी माँ कैसे दिखेगी, क्योंकि उसका भाई तो
दूसरे शहर के वृद्धा आश्रम में माँ को छोड़कर आया है, लेकिन मनीषा ने अपनी माँ को ढूंढने की आशा नहीं छोड़ी। वह रोज अपने शहर की हर एक गली को देखती है, हर एक गली में अपनी माँ को ढूंढती है, कहीं उसकी माँ नजर आ जाए। अगर दूर से भी किसी बूढ़ी औरत को मनीषा देख लेती है तो भागकर उनके पास जाती है। आज पूरा एक हफ्ता हो गया, मनीषा को उसकी माँ न मिली। तभी रसोई में कामनी आती है और कोने में मनीषा को बैठा हुआ देखकर कहती है, ओह हो महारानी, अभी तक आराम फरमा रही हो? मेरे मायके के सभी लोगों के आने का समय हो गया है और तुम अभी तक बैठी हो, कुछ भी काम नहीं किया। जल्दी से उठो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सारा काम निपटाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनीषा को अपनी भाभी भैया से बड़ी ही नाराजगी है। एक तो माँ का पता नहीं चल रहा है, दूसरा भाई भाभी ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी है, जबकि उसकी पढ़ाई करने का बहुत मन है। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। मनीषा जल्दी जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में ही उसकी भाभी के मायके वाले आ गए। कामिनी मनीषा को ऑर्डर देते हुए कहती है, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देना और हम सब लोग साथ में बैठकर खाएंगे, तो तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। हम लोगों के साथ खाना खाने के लिए मत बैठ जाना। ठीक है भाभी, मुझे वैसे भी आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दो टूक सा जवाब मनीषा अपनी भाभी को दे देती है और मनीषा के यही जवाब कामनी को तीर की तरह चुभ जाते हैं। उसे मनीषा का यह स्वाभिमानी रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए वह बात बात पर मनीषा की बेइज्जती करने पर तुली रहती है। सभी लोगों के खाना खा लेने के बाद कामनी मनीषा से कहती है कि बाहर वाले कमरे में एक ड्राइवर बैठा है, उसको भी खाना परोस दो। बाहर वाले कमरे में मनीषा जब ड्राइवर को खाना देने जाती है तो एक 25-26 साल का नवयुवक बैठा हुआ है। कपड़े कितने साधारण हैं, पैरों में हवाई चप्पल पहनी है। मनीषा उसे खाना दे देती है। जब वापस आई तो अपने सभी मायके वालों के सामने कामनी कहती है, क्यों मनीषा, लड़का तो पसंद आया ना तुझे? भाभी, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो सभी मायके वाले खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। कामनी की माँ कहती है, कामनी के कहने का मतलब है कि जिस ड्राइवर को तुम अभी खाना देकर आई हो, उसी के साथ कामनी ने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। भैया भाभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं ऐसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। अभी तो मुझे माँ को ढूंढना है। जब मेरी माँ वापस मिल जाएगी तभी मैं शादी करूंगी। मैं माँ के बिना शादी नहीं करूंगी। पंकज चिल्लाते हुए कहता है, अगर माँ नहीं मिली तो क्या पूरी जिंदगी तुम शादी नहीं करोगी? और वैसे भी माँ की इतनी उम्र हो गई थी। शहरों में इतने सारे गाड़ी वाहन चलते हैं, पता नहीं कहीं टकरा वकरा गई होगी, क्या हाल हुआ होगा, वापस आएगी भी या नहीं। अब हम तुम्हारे बड़े भाई भाभी हैं, हमारी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। अगर तुम बात नहीं मानोगी तो निकल जाओ इस घर से, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। एक तो हम अपने भाई भाभी होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, ऊपर से हमें ही नखरे दिखा रही हो। बेचारी मनीषा की अपने भाई भाभी और उसके मायके वालों के आगे एक न चली। हफ्ते भर में ही पंकज और कामिनी ने उसकी शादी सरस से मंदिर में करा दी। विदाई के समय मनीषा बहुत रोई थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है, पिता तो पहले ही छोड़कर चले गए थे। भाई भाभी ने भी बाहर वाला समझकर उसे घर से निकाल दिया और शादी के बाद कभी दोबारा से
मनीषा को पग फेरने के लिए भी नहीं बुलाया। मनीषा का मायका पूरी जिंदगी के लिए छूट गया। विदाई के समय पर कामनी ने कहा था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। अब जिस घर में तुम्हें ब्याहा है उसी घर में पूरी जिंदगी रहना। हमारे घर में पलट कर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाभी, मैं भी आप लोगों के घर नहीं आना चाहती। अब इस घर में मेरी माँ नहीं तो मेरा मायका भी नहीं। आज जाते जाते मनीषा का जवाब फिर से कामनी को चुभ गया। कुछ महीने बाद कामनी पंकज से कहती है, चलो अच्छा हुआ बुढ़िया भी चली गई और फोकट में उसकी बेटी का भी ब्याह कर दिया। अब 10-12 लाख रुपए हमारे हुए। अब हम इन रुपयों से एक कार खरीदेंगे और फिर घूमने के लिए चलेंगे। वह दोनों शोरूम में जाकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर घर लेकर आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। फिर कुछ दिन बाद पंकज एक दोस्त के घर का बोलकर गाड़ी से चला जाता है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक हादसे से पंकज का एक्सीडेंट हो जाता है। सर से पांव तक गंभीर चोट लग जाती है, जिससे उसके दोनों पैर कट जाते हैं। वह पूरी तरह से चलने फिरने में असमर्थ है। पंकज के इलाज में कामनी को सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है। आज जब कामनी के ऊपर मुसीबत पड़ी तो उसे अपने जेवर, मकान सब कुछ बेचना पड़ गया। तब जा करके पंकज का इलाज पूरा हो आया। तब जा करके पंकज का इलाज पूरा हो पाया। कार तो वैसे भी एक्सीडेंट से चकनाचूर हो गया था। सारे पैसे खर्च हो गए थे। दिल्ली के एम्स जैसे अस्पताल में हर महीने 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते थे। अब तो यह हाल हो गया था कि उसके पास गिने चुने पैसे होते थे। खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। हालांकि साल भर तक पंकज का इलाज चलने के बाद उसके पैर ठीक हो गए, लेकिन अब उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था और जहां पर पंकज नौकरी करता था उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसी बीच कामनी और पंकज को एक बेटी भी पैदा हुई, जिसको खिलाने पिलाने के भी लाले पड़ रहे थे। थक हार कर कामनी ही अपने पति से कहती है कि वह कुछ काम करना चाहती है, जिससे घर में 4 पैसे आए और हम दोनों के खाने पीने का इंतजाम हो सके। कामनी, तुम तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हो, फिर तुम क्या करोगी? मेरे पड़ोस की कुछ औरतें हैं, शादी ब्याह में पूरे महीने कोई मेकअप, मेहंदी लगाने जैसे काम करती हैं। मैं मेहंदी का काम अच्छे से कर लूंगी। पंकज के पास कोई चारा नहीं था। वह घर पर रहकर छोटी सी बेटी को अपने पास रखता और कामनी शादी ब्याह में मेहंदी लगाने का काम करने लगी। ऐसी मुसीबत के समय में सारे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। कुछ दिन बाद कामनी पंकज से कहती है कि कल उसे पास के शहर में एक बहुत बड़े सरकारी कलेक्टर के घर में मेहंदी लगाने के लिए जाना है। दोनों पति पत्नी अफसर बनने के बाद अपनी शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मैंने तो सुना है उनके आगे पीछे बहुत गाड़ियां चलती है। उनके आसपास बंदूक लिए लोग घूमते रहते हैं। किसी को घर में बिना जान पहचान के अंदर आने की मनाही है। मेरे साथ जाने वाली सरिता तो फेशियल करेगी। दोनों पति पत्नी डीएम और एसडीएम हैं। मैं तो सोच रही हूँ काम होने के बाद उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए और आपके इलाज में जो खर्च हुआ है उसके लिए मुआवजा मांग लूंगी और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे मांग लूंगी। वह लोग हमारी आप बीती सुनकर मदद जरूर करेंगे। ठीक है कामनी, तुम्हें जो ठीक लगे वह करना, क्योंकि अभी तो हम एक पाई के लिए मोहताज है। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो अच्छा है। दूसरे दिन कामनी मेहंदी के लिए उस घर में पहुंच गई। बंगला देखकर कामनी की आंखें चौधिया गई। बाहर एक बहुत बड़ा गेट लगा है। 2 सिक्योरिटी वाले
बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता था। बहुत बड़ा पार्क है, एक स्विमिंग पूल बना है, लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कार आ रही हैं। बड़े बड़े हलवाई खूब सारा मिठाई बना रहे हैं। तभी उधर एक बुढ़िया आती है और खाने को चेक करती है कि क्या क्या बन गया है। उस बुढ़िया ने एक महंगी सी कॉटन की साड़ी पहनी है, गले में सोने की चैन है, हाथ में सोने के कंगन है। लेकिन पता नहीं क्यों कामनी को वह बुढ़िया कुछ जानी पहचानी सी लगती है, इसलिए वह बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगी। कामनी को पता ही नहीं चला कि कब बूढ़ी अम्मा का पीछा करते करते घर के अंदर आ गई। अंदर खड़ा हुआ एक व्यक्ति कामनी को रोक लेता है और कहता है, आपको किसी से मिलना है? कामनी कहती है, उस बूढ़ी और अम्मा से मिलना है। सिक्योरिटी वाला अम्मा जी को आवाज देते हुए कहता है, अरे माता जी, आपसे कोई मिलना चाहता है, जरा इधर तो आना। जैसे ही अम्मा जी कामनी की तरफ मुड़ती हैं, तो सामने अपनी सास को और सास के ठाट बाट को देखकर कामनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, भाग कर जाती है और हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी आप इधर कैसे? आपको तो तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ भाभी, माँ को तो भैया वृद्धाश्रम के बाहर ही छोड़ आए थे, तो माँ को तो वृद्धाश्रम में ही होना चाहिए था। माँ को इतनी ठाट बाट में देखकर आपके तो होश ही उड़ गए होंगे। सामने अपनी ननद और नंदोई को देखकर कामनी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सच है या सपना। ऐसा कैसे हो सकता है? मनीषा की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मनीषा को पता चल गया है कि उसके भाई माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आए थे। क्यों भाभी, आपने क्या सोचा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? आप माँ को वृद्धाश्रम भिजवा देंगी और मैं माँ को ढूंढ नहीं पाऊंगी? मैंने कहा था ना, एक दिन मैं माँ को जरूर ढूंढ निकालूंगी। और देखो, मैंने माँ को ढूंढ लिया। लेकिन आप इधर क्या कर रही हैं और मेरे बंगले में कैसे आ गईं? तभी पास में खड़ी हुई मनीषा की असिस्टेंट कहती है, मैडम आज आपके हाथों पैरों में मेहंदी लगाने के लिए आई है। भाभी, 2 साल पहले मैंने कहा था कि आज आपका समय है। आप मुझे अपने पैरों की धूल समझ रही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप मेरे कदमों के नीचे रहेंगी, मेरे इर्द गिर्द घूमेंगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मनीषा? मैं तुम्हारे चारों तरफ क्यों घूमूं? मैं तो इधर बहुत बड़े सरकारी अफसर के हाथों में मेहंदी लगाने आई हूँ। भाभी सुनो, वह दोनों सरकारी अफसर कोई और नहीं, हम दोनों ही हैं। चौंकती हुई कामनी कहती है, क्या मनीषा, वह दोनों सरकारी अफसर तुम दोनों हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी थी और तुम्हारी शादी एक ड्राइवर से की थी। भाभी, आप मेरे भगवान नहीं हैं जो मेरी किस्मत लिखेंगी। मेरी किस्मत में पढ़ाई लिखी थी। आपने भले ही मेरी शादी एक रिक्शा वाले के बेटे से की हो, लेकिन वह रिक्शा शरद नहीं चलाते थे। दरअसल उनके पिताजी का था और शरद अपने आईपीएस की तैयारी कर रहे थे। उस दिन उनके पिताजी घर पर नहीं थे, इसीलिए आपके मायके वालों के ड्राइवर बनकर उसके पिताजी की जगह शरद आए थे। क्या एक ड्राइवर का बेटा आईपीएस की तैयारी नहीं कर सकता है? मेरी शादी होने के बाद जब मैंने शरद को आईपीएस की तैयारी करते हुए देखा, तो मैंने उसे बताया कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी पढ़ लिख कर कुछ करना है। तो उसने अपने साथ ही मेरी भी पढ़ाई शुरू करा दी और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। हम दोनों ही बड़े अफसर बन गए हैं। आज देखो, हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है और मेरी माँ भी है। इसी को किस्मत कहते हैं। भाभी,
मनीषा की बातें सुन करके कामनी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। लेकिन तुम्हें माँ कहाँ मिली? मैं अपने सरकारी काम से एक दिन वृद्धाश्रम गई थी। उधर ही मुझे माँ मिली और माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कामिनी भागी भागी मालती जी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, माँ जी, अब आप ही मेरा सहारा हो, अपने घर चलो। पंकज का एक्सीडेंट हो गया था, उसके दोनों पैर कट गए हैं। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आपकी एक पोती भी है, अपनी पोती के लिए ही घर चलो और मेरी कुछ मदद कर दो। आज मेरी परिस्थितियाँ यह हो गई हैं कि मुझे दूसरों के घर में जाकर मेहंदी, मेकअप जैसे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। माँ जी, मेरी मदद करो। मालती जी बहू से कहती हैं, बहू, तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो हमसे अच्छा करने की उम्मीद कर रही हो। मुझसे यह नहीं होगा। बहू, मेरे पीठ पीछे तुमने मेरी बेटी को एक ड्राइवर के साथ ब्याह दिया और दोबारा उसकी कभी खबर नहीं ली। यह तो मेरी बेटी की किस्मत अच्छी निकली कि आज वह राज कर रही है। और सच में अगर मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल होता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें अपने की ही किए का फल मिल रहा है। बहू, हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। मनीषा के ठाट बाट देखकर कामनी जली कुड़ी जा रही थी। उसे अपनी किस्मत और हालातों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज उसकी अपनी ननद और सास से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। अपना सामू लेकर कामनी घर वापस आ जाती है, क्योंकि जो जैसा करता है वह वैसा फल पाता है। उसने अपनी सास और ननद के साथ जो व्यवहार किया था, आज उसे उसी की सजा मिल रही है। तो दोस्तों, जो जैसा करता है वह वैसा फल भोगता है। यही ईश्वर का नियम है। वह सबके कर्म का लेखा जोखा रखता है। हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जो हम दूसरों को देते हैं बाद में वही प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।